एक डाउट बहुत सारे लोगों का रहता है कि जो गरीब है, आदिवासी है, अनपढ़ है या घुमक्कड़ जनजाति से जो बिलोंग करता है, जिसके पास दस्तावेजों की कमी है, वो अपनी नागरिकता कैसे साबित करे। इसी बात के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण और बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने आया हूं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी भारतीय। अच्छा, मुझे एक बात बताइए इस सेशन को स्टार्ट करने से, क्या कोई व्यक्ति भारतीय है इस बात पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि उसके पास फला दस्तावेज है या नहीं, या फिर इस बात पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि वो सच में भारतीय है, वो भारत में अटूट श्रद्धा रखता है या भारत में हमेशा से पला बड़ा है? क्या एक दस्तावेज की कमी उसके भारतीय होने का टैग उससे छीन सकती है क्या? अगर किसी गरीब आदिवासी नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है, कोई फिक्स्ड एड्रेस भी नहीं है, और उसके पास अगर पुराने दस्तावेज भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो भारतीय नहीं है? आज हमें इसी डेंजरस क्वेश्चन के जवाब को कानूनी और सिंपल सरल भाषा में समझना है, क्योंकि जो नागरिकता है यानी कि जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ कागजों का सवाल नहीं है, पेपर्स का सवाल नहीं है, वो देश का सवाल है, वो मानवीय गरिमा का सवाल है, डिग्निटी का सवाल है, देश प्रेम का सवाल है, आइडेंटिटी का सवाल है, और फेयर प्रोसीजर और कानूनी सहायता के साथ साथ जो वल्नरेबल सिटीजन्स हैं उनके सुने जाने के अधिकार का सवाल है। आज हम इस सेशन के अंदर समझने वाले हैं कि आदिवासी, अनपढ़ या फिर जो घुमक्कड़ जनजाति से लोग हैं या जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, या जो डीनोटिफाइड कम्युनिटीज हैं, या गरीब तबके का वो प्राणी है, इंसान है जिसके पास दस्तावेजों की कमी है, क्या वो नागरिकता के प्रूफ के इशू में अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करेगा और उसको कौन कौन से दस्तावेज हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसी चीज को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक बात बताने वाला हूं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के एंड्रॉइड और iOS ऐप के माध्यम से। इस वीडियो के बाद आपको ये PDF भी मिल जाएगा, तो आप इसके अंदर जो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं वो सभी आपके पास आ जाएगी, और इसके अंदर जो भी लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, आप पूछते हैं टेलीग्राम लिंक कहाँ है, व्हाट्सएप लिंक कहाँ है, आप इस PDF के माध्यम से भी ले सकते हैं। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। उन दोनों का लिंक इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली जो बात हम कर रहे हैं कि क्या जो गरीबी है, पोवर्टी है, अशिक्षा है, अनपढ़ता है, या अगर कोई नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करता है, घुमक्कड़ जनजाति वाला है, या आदिवासी ट्राइब से बिलोंग करता है, तो उस सिचुएशन में उसकी नागरिकता का क्या होगा, उसकी नागरिकता कैसे प्रूव होगी? मेरी आवाज अगर आपको बढ़िया आ रही है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से पूछ लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। और इस पर सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स ना होना ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप का होना नहीं है। कि मतलब आपके पास दस्तावेज नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना हो गया कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। असल में है तो आप भारतीय नागरिक ही ना, आपके पास दस्तावेज नहीं है। अब और किसी देश में थोड़ी ना जाएंगे, जब आपका जन्म यहां हुआ है, सब कुछ यहां हुआ है, मेरे पास दस्तावेजों की कमी है, तब उस सिचुएशन में मैं नागरिकता कैसे प्रूव करूं? लेकिन साथ ही आपको यह बात भी ध्यान देनी है, जो सिटीजनशिप है वो केवल इमोशन से प्रूव नहीं की जा सकती, भावनाओं से प्रूव नहीं की जा सकती। इसलिए जो असल में जो कानूनी क्वेश्चन है, वो लीगल सवाल जो है वो ये नहीं है कि क्या फला व्यक्ति के पास एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है जो उसकी नागरिकता को 100% प्रूव करे, जबकि यहां पर इस सिचुएशन के अंदर जो रियल कानूनी सवाल है वो ये है कि क्या जो वो व्यक्ति है जिसके पास थोड़ी दस्तावेजों की कमी है मगर वो है 100% भारतीय नागरिक ही, क्या उसको फेयर और रिलायबल एविडेंस चेन
अगर वो दिखा दे तो क्या उसकी नागरिकता प्रूव हो जाएगी? देखिए, जो अमीर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, आधार है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पेपर्स भी हैं, डिजिटल रिकॉर्ड भी है, जमीन के कागज भी हो सकते हैं और सब कुछ संभाल के रख भी रहे होते। लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, कम्युनिटीज हैं, आदिवासी लोग हैं, या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कभी कहीं काम कर लिया, कभी कहीं काम कर लिया, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, या नोमैडिक ट्राइब्स है जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं, उनके लिए लाइफ इतनी सिंपल नहीं रही है कभी भी। ये कई जनरेशन से भारत में रह रहे हो सकते हैं, लेकिन इनके पास फॉर्मल पेपर वर्क नहीं हो सकता, इसकी भी गुंजाइश ज्यादा ही है। इसलिए जो हमारा जो कानूनी सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसको केयरफुल तरीका अपनाना चाहिए, ह्यूमेन तरीका, मानवीय व्यवहार अपनाना चाहिए, और उसके साथ साथ फेयर भी होना चाहिए। इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सेशन पसंद आए जहां पर भी तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अब बात करते हैं, जो नागरिकता है वो एक कानूनी स्टेटस है, सिर्फ एक कार्ड नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप जो है एक स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, और ये मेनली आपका कनेक्शन फिक्स करता है एक दस्तावेज के माध्यम से आपके देश के साथ। ये मेनली संविधान के साथ, हमारा भारतीय संविधान और भारत के अंदर जो हमारा नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता इन दोनों कानूनों के माध्यम से भारत के अंदर रेगुलेट होती है। आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, सभी अलग अलग सिचुएशंस में यूजफुल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मगर आज की तारीख के अंदर भारत में कोई भी एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो किसी की नागरिकता को 100% फुलफिल करे। और आपको यह बात यहां पर समझनी भी है, ये कितनी बात इंपॉर्टेंट है। आधार तो आइडेंटिटी प्रूफ करेगा, वोटर आईडी इलेक्टोरल हिस्ट्री दिखाएगा, राशन कार्ड फैमिली लिंकेज स्थापित करेगा, पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है। हालांकि अभी हाल ही में एमईए ने इसको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी बोल दिया, लेकिन इन डॉक्यूमेंट में से किसी को भी आप एक सिटीजनशिप डिस्प्यूट में 100% सिटीजनशिप के प्रमाण पर नहीं दे सकते। करेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है ऐसी सिचुएशन में? कानून, तथ्य और साक्ष्यों की एक चेन, और उसके साथ साथ अगर फेयर सुनवाई मिल जाए तब ये चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो आदिवासी लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, या जो ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग नहीं हैं, उनको अपनी नागरिकता साबित करने में क्यों इतनी दिक्कतें आती हैं, और ये सर के टाइम पर भी हम देख रहे हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। और ग्राउंड रियलिटी पता है आप लोगों को क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई वल्नरेबल सिटीजन्स के पास, जो भी इन ट्राइब्स वगैरह में से आते हैं, उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, या उनके डॉक्यूमेंट उन्होंने संभाल के नहीं रखे हो, तो जो चीजें हैं कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म घर पर हुआ है, उसका बर्थ भी कभी एमसीडी के अंदर या वो कहीं पर ऐसी जगह रजिस्टर नहीं हुआ है, उनके पेरेंट्स भी मान लीजिए नहीं पढ़े लिखे हुए, या फिर वो लोग जंगल में रहते हैं, या फिर वो अपनी आजीविका कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे होंगे, और या फिर वो नोमैडिक या फिर डी नोटिफाइड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसी कम्युनिटी जिनको नोटिफाई नहीं किया गया, या जो घुमक्कड़ प्रजाति से हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, उनके पास जमीन के कागज नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कभी फॉर्मल लैंड ओनरशिप रही ही नहीं है। वे ऑफिशियल नोटिस समझ भी नहीं सकते, क्योंकि पढ़े नहीं लिखे, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस नहीं करना आता। इसलिए अगर जो राज्य है ऐसे लोगों से परफेक्ट डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, वो भी बिना उनकी हेल्प किए, बिना उनको समय दिए, बिना सुनवाई का अधिकार दिए, बिना अपील का अधिकार दिए, और बिना कानूनी सहायता दिए, तो जो ये सारा प्रोसेस है वो कई बार अनफेयर बन जाता है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट है वो इन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ऐसे मामलों के अंदर सेंसिटिविटी हमें और ज्यादा रखनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर, जैसे अभी इन्हीं कम्युनिटीज के बारे में बात किया, या किसी के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब उस सिचुएशन के अंदर कौन सा ऐसा दस्तावेज है, कौन सा ऐसा साक्ष्य है
तब उसकी हेल्प की जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आते हैं कि सर पहले तो घरों पे बच्चे पैदा होते थे, कोई म्युनिसिपल कमेटी के अंदर कोई रजिस्टर नहीं कराता था, कोई पंचायत में रजिस्टर नहीं कराता था, इंस्टीट्यूशनल बच्चे पैदा नहीं होते, तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? तो जवाब मैं आपका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि भारत के अंदर नागरिकता को प्रमाणित करने का कोई भी एक दस्तावेज नहीं है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो एक अहम कड़ी हो सकता है किसी की नागरिकता साबित करने में, चाहे आप किसी भी कालखंड के अंदर पैदा हुए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर मैंने और बर्थ सिटीजनशिप बाय नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ को लेकर मैंने कई सेशंस बनाए हैं इस चैनल पर। आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको इस चैनल पर। देखिए, अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट गायब हो गया है, तो उसकी कौन सा एविडेंस उसकी हेल्प करेगा? यहीं पर हम सबसे प्रैक्टिकल बात को समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसको जो अपने दूसरे पॉसिबल साक्ष्य हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उनकी एक कड़ी बनानी पड़ेगी, मजबूत कड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मजबूत कड़ी बनानी पड़ेगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ है या जिसके पास दस्तावेजों की कमी है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तब उसका क्या हो सकता है? जवाब है, उसको एक डॉक्यूमेंट की चेन बनानी होगी। एक व्यक्ति अपने ऐसे दस्तावेजों को, ऐसे व्यक्ति को कलेक्ट करने चाहिए। और क्या क्या दस्तावेज कलेक्ट कर सकता है वो? कोशिश करके जितने मैक्सिमम हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे दस्तावेज जो मैं बता रहा हूं आपके पास होंगे तभी आप, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो देखिए, जनरली वैसे भी भारत के अंदर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो जनरली किसी का कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा कि भारतीय नागरिक है या नहीं। हाँ, डिस्प्यूट कब अराइज होगा? जब वोटर लिस्ट वाली चीज में अगर कोई आप कोई दस्तावेज नहीं दे पाते हैं तब अराइज होगा। संदेहास्पद स्थिति में तभी किसी व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो 99% में लोगों में किसी को अपनी स्पेशल अलग से जाकर सर्टिफिकेट देकर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब डाउटफुल कैटेगरी के अंदर आएगा तभी उसको प्रूव करनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस चीज से बचने के लिए क्या करना है कि एक डॉक्यूमेंट की चेन बनानी है। और जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? आपको कलेक्ट करने हैं पुराने वोटर लिस्ट अपने फैमिली मेंबर्स के, जितनी लंबी चेन के आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। राशन कार्ड के रिकॉर्ड पुराने निकाल सकते हैं, कागज निकाल सकते हैं, फैमिली रजिस्टर रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, पेरेंट के डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास संभाल कर रख सकते हैं आप रख सकते हैं, दादा दादी के निकाल सकते हैं, अपनी पूरे लीनिएज के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो वो निकाल सकते हैं, स्कूल एडमिशन के कुछ कागज हों, कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट हो वो निकाल सकते हैं। जनजातियों के पास तो सर्टिफिकेट होते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। फॉरेस्ट राइट के आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड हो, जब भी देखिए फॉरेस्ट के एरिया के अंदर कोई भी कम्युनिटी रहती है तो उनको सरकार की तरफ से कुछ राइट्स दिए जाते हैं, तो उसके दस्तावेज भी होते हैं, तो वो आप संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? पूरा सरकारी वेलफेयर बोर्ड के कुछ रिकॉर्ड हो, लोकल अथॉरिटी के कोई सर्टिफिकेट हो, आपने किसी भी ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया हो जहां आपको कुछ दस्तावेज, लिखित दस्तावेज मिला हो, कभी भी मिला हो, वो रख सकते हैं। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड हो, म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड हो, आपको कभी पेंशन मिली हो, आपने कहीं सरकारी नौकरी की हो, आपने कहीं प्राइवेट नौकरी करी हो, आप कहीं मकान के किराए पर रहे हो, मतलब XYZ अगर आपके पास कोई भी इसमें से, और ऐसा नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट होगा तो आपकी नागरिकता प्रूव हो जाएगी या ऐसे व्यक्ति की नागरिकता प्रूव हो जाएगी। उस स्थिति के अंदर उसको क्या करना होगा? एक चेन बनानी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए इनमें से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, XYZ इनमें से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एक और तरीका है कि आप एफिडेविट बनवाइए। एक एफिडेविट बनवाइए जिसमें यह पूरा लिखा हुआ हो कि आप यहां रह रहे हैं, यहां से रह रहे हैं, और उस एफिडेविट को कम से कम 2 गवाहों से साइन करवाइए और उसको आप डीएम से अटेस्ट करवा सकते हैं या किसी मतलब नोटराइज भी करवा के आप अपने पास भी रख सकते हैं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मतलब ये एक अलग ही तरीका है कि मतलब आपको एफिडेविट बना के कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपके आस पड़ोस के मोहल्ले के जो पुराने वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो तो कम से कम आपको कई सालों से जानते होंगे ना, तो आप उनसे एफिडेविट तो कम से कम बनवा के रख सकते हैं, उनकी गवाही लेकर रख सकते हैं कि हाँ आप यहीं पे रह रहे हैं, आपका जो लीनिएज है वो है। ऐसा तो कर सकते हैं। अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। 10 रुपए का एफिडेविट तैयार होगा और सर्टिफाइड आपके पास अगर कोई एजेंसी के द्वारा अगर इंक्वायरी हो, उसकी कोई रिपोर्ट हो, वो आप जमा कर सकते हैं। क्योंकि भारत के अंदर हर डॉक्यूमेंट जो है
वो अपने आप में फाइनल नहीं है, लेकिन जब ये सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग चेन बन सकते हैं। इसे आप एक कानूनी पजल की तरह समझिएगा। मान लीजिए कि एक जो टुकड़ा है वो पूरा पिक्चर नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर जब कई पिक्चर के जब वो कई टुकड़े जुड़ जाते हैं तो एक पूरी की पूरी तस्वीर तैयार होती है। और वही मैं कह रहा हूं कि जब आप उन कड़ियों को जोड़ेंगे, जब आप उन टुकड़ों को जोड़ेंगे, जैसे आपकी फैमिली के प्रूफ, आपके रेजिडेंस के प्रूफ, आपका बर्थ का प्रूफ, आपकी पढ़ाई के रिकॉर्ड, आपके पेंशन के रिकॉर्ड, आपके नौकरी के प्रूफ, आपके रहने के प्रूफ, तब वो पूरी की पूरी पिक्चर तैयार करके न्यायालय के सामने भी ये प्रूव कर देगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति भारतीय नागरिक ही है, अगर उसके पास आज की तारीख के अंदर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वैसे आज की तारीख के अंदर देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो इजीली बन ही जाते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत में आदिवासी, नोमैडिक ट्राइब या फिर जो गरीब लोग हैं या इलिटरेट है, अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन है, उनके लिए क्या सरकार के द्वारा कुछ स्पेशल अभियान चलाया जाना चाहिए? क्या स्पेशल डॉक्यूमेंट हेल्प कैंप नहीं चलाने जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर यहां पर इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये इशू बहुत सारे परिवारों को अफेक्ट करता है। सिर्फ लीगल थ्योरी की बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कर रहा हूं। और अगर आपको ये सेशन अभी पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं हम आगे। और एक बात और चीज बता रहा हूं कि जो ये पीडीएफ है आपको ये मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही। लास्ट क्लास वाली भी हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है हमारे चैनल्स पर, तो आप ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर वो नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, तब उनकी सिचुएशन के अंदर उनकी नागरिकता के रेफरेंस में उनकी किस तरीके से मदद की जा सकती है हमारे न्याय सिस्टम के द्वारा, कि अगर कोई किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में डाउट क्रिएट होता है तो उनके रेफरेंस में सीधी बात है कि प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि जो न्याय है ना वो हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। जो नागरिकता से जो जुड़े झगड़े हैं, डिस्प्यूट है, डाउटफुल सिचुएशन है, वो मैटर छोटे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ये वोटिंग राइट से जुड़े होते हैं, रेजिडेंस से जुड़े होते हैं, डिग्निटी से जुड़े होते हैं, और जो वेलफेयर बेनिफिट है, आपको क्या सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है उससे जुड़े होते हैं, फैमिली की सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं, और इवन आपकी अपनी स्वतंत्रता को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए जो अथॉरिटीज हैं उनको हमेशा फेयर प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। एक फेयर प्रोसेस के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर आपने मुझे यह बता दिया कि जो सारा प्रोसेस होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, बट ये तो बताइए ना कि फेयर प्रोसीजर के अंदर होना क्या चाहिए? अथॉरिटी किस प्रोसेस को फेयर मतलब किस प्रोसेस को हम फेयर प्रोसीजर कह सकते हैं कि हाँ भाई एक अच्छा प्रोसेस है? कि अगर कोई डाउटफुल कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको क्लियर नोटिस दिया जाना चाहिए, सिंपल सी बात, और सिंपल भाषा में होना चाहिए ताकि वो बात उसको समझ आए। जैसे मैं आपको बिल्कुल यहां पर इस चैनल पर हम जितना सिंपल हो सकता है चीजों को उतना सिंपल करके आपको समझाते हैं। जो नोटिस, कानूनी नोटिस सबके समझने की बात नहीं है, तो वो नोटिस की भी जो भाषा है वो सिंपल करने की जरूरत है। और क्या किया जा सकता है? रिप्लाई के देने के लिए, जो आपको नोटिस मिला है उसको जवाब देने के लिए रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में आपकी हेल्प होनी चाहिए, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, और ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर भी जहां पर जरूरी हो वहां मिलना चाहिए। अब मैं यहां पर ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की बात क्यों कर रहा हूं? कई ऐसी जनजातियां हैं जो नॉर्मल भाषा नहीं जानती है, नॉर्मल भाषा नहीं समझती है, हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती हैं, उनके लिए तो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हमें देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम हिंदी और इंग्लिश में उनको कोई भी कानूनी चिट्ठी नोटिस देके भेज दें और अपनी तरफ से ये सोच लें कि हाँ हमारा काम पूरा हो गया है, कानून का काम पूरा हो गया, हमने उनको घर पे नोटिस पहुंचा दिया, उनके जहां पर भी वो रहते थे उनके वहां पर नोटिस चिपका दिया, हमारा काम पूरा हो गया। काम ऐसे नहीं पूरा होता। जो हिंदी जानता ही नहीं है, जो इंग्लिश जानता नहीं है, उसको आप कैसे इन भाषाओं के अंदर नोटिस दे सकते हो? जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो नोमैडिक कम्युनिटी का है, जिसने कभी स्कूल के दर्शन नहीं किए, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि उनको
आपको इंटरप्रेटर की सुविधा देनी चाहिए, ट्रांसलेटर की सुविधा देनी चाहिए, और ओरल एविडेंस को एक्सप्लेन करने की भी एविडेंस अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि मतलब अगर किसी के पास लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो वो सामने आकर मौखिक साक्ष्य पेश करे, अपने आजू बाजू के लोग पेश करे जो उसको जानते हैं, कई सालों से जानते हैं। ऐसी चीज होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और जो आदेश आए अंत में कैसा आना चाहिए, रीजनेबल ऑर्डर आना चाहिए, रीजनड ऑर्डर आना चाहिए, मतलब स्पष्ट तौर पर उस पर लिखे होने चाहिए कि हाँ भाई ये कारण है, इसकी वजह से ये आपके रेफरेंस में हम ये डिसीजन ले रहे हैं। और उस व्यक्ति को अपील का भी अधिकार होना चाहिए, अपील का भी अधिकार होना चाहिए। देखिए, जो राज्य है, स्टेट है, सरकार जो है वो नागरिकता वेरीफाई कर सकती है, नो डाउट, लेकिन वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अपने आप में हरासमेंट नहीं बनना चाहिए, वो हेल्प करने वाला बनना चाहिए। जो कानून है उसको, जो जेन्युइन भारतीय नागरिक है उसको प्रोटेक्ट भी करना है, और जो प्रॉपर लीगल स्क्रूटनी है उसको भी इंश्योर करना है। कानून का पर्पस पता है क्या है? कानून का पर्पस ये है कि कोई सच में अगर भारतीय नागरिक है, कोई सच में अगर भारतीय नागरिक है तो उसको घुसपैठिया ना करार किया जाए। और उसके साथ साथ कानून का यह भी दायित्व है कि वो इंश्योर करे कि कोई ऐसा व्यक्ति को भारतीय सिटीजन ना मान लिया जाए जो सच में किसी दूसरे देश का है, जो सच में घुसपैठिया है। कानून के ये दोनों काम हैं। अगर इस बात से अगर 1% भी एग्री करते हो तो थम्स अप जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को जितना साझा कर सकते हैं करिएगा जरूर, क्योंकि कानून का जो दायित्व है वो दोनों तरीके से है कि जो सच में जेन्युइन भारतीय नागरिक है उसकी भी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको भी घुसपैठिया नहीं करार करना चाहिए, मगर कानून का एट द सेम टाइम ये भी दायित्व है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं है भारतीय नागरिक, वो सिस्टम के लूप होल का फायदा उठा के भारतीय नागरिक का सर्टिफिकेट ना ले ले। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जो कानून है ना, कानून के अंदर आप तराजू देखते हैं, आप तराजू बना होता है, किस लिए? वो बैलेंस करता है, और यही वो बैलेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एविडेंस के बिना जो कभी भी ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, ये बात समझिएगा, क्योंकि जब भी न्यायालय की बात आती है, कोर्ट की बात आती है, किसी भी तरीके का एविडेंस मांगा जाता है। दस्तावेज नहीं है तो हमें और तरीके निकालने होंगे ऐसे लोग, मगर किनके लिए? जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सच में कोई दस्तावेज नहीं है, ना हम सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनके रेफरेंस में कोई ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। हमें अपने सिस्टम को और इंप्रूव करना चाहिए ताकि चीजें बेहतर हो सके। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले जब ये मैं अपना टॉपिक आपको समझा रहा था, तब आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वल्नरेबल है, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं, या पढ़ा लिखा नहीं है, कभी स्कूल नहीं गया है, नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करता है, या और कोई सिचुएशन है, ऐसी स्थिति के अंदर उसको कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कानूनी सहायता है वो कोई दान नहीं है, वो स्टेट की तरफ से कोई दान नहीं है, बल्कि उसका कानूनी अधिकार है। जो वल्नरेबल नागरिक है उसके लिए लीगल एड जो है, न्याय और एक्सक्लूजन के बीच का जो डिफरेंस है वो बन सकती है। एक गरीब व्यक्ति को शायद ये ना पता हो कि नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, और एक अनपढ़ व्यक्ति को शायद ये ना पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट उसको असल में जमा करवाना है, और एक जो जनजातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो शायद ऑफिशियल लैंग्वेज ना समझ पाए, और जो एक घुमक्कड़ जनजाति का व्यक्ति है उसके पास शायद कोई परमानेंट एड्रेस प्रूफ ही ना हो। इसलिए जो कानूनी सहायता है, विधिक सहायता है, जो लीगल एड है, वो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत के अंदर कानूनी सहायता का जो फ्रेमवर्क है ना, वो अंडर एलिजिबल पर्सन, जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, वुमन हो गए, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, या फिर कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, या दूसरी वल्नरेबल कैटेगरीज है, उनके लिए फ्री लीगल सपोर्ट के प्रावधान हमारे पास ऑलरेडी हैं। उनको विधि सहायता केंद्रों में अपनी मदद की गुहार लगानी है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी कानून के प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। कानून ये कहता है कि SC ST
मतलब जनजाति वाले लोगों से, या फिर वुमन महिलाओं को, बच्चों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, या फिर जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको लीगल सपोर्ट देना सरकार की जिम्मेवारी। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम कोई बना नहीं हुआ है, ऑलरेडी सिस्टम है, हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर ऐसा सिस्टम है। तो इसलिए पहली एडवाइस है कि इग्नोर मत करिए, लॉयर, लीगल एड अथॉरिटी, सोशल वर्कर या फिर ट्रस्टेड लीगल इंस्टीट्यूशन से तुरंत ही कांटेक्ट करिए, हेल्प मांगिए, रिटर्न रिप्लाई सबमिट करिए, एक्नॉलेजमेंट रखिए और कॉपीज जो भी दस्तावेज है वो प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि लॉ में साइलेंस डेंजरस बन सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जो अभी आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर चीजें 1% भी पसंद आई हैं तो बताइएगा जरूर। कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे लाइव चैट के दौरान पूछ सकते हैं। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से। चैनल मेंबरशिप को नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी करिए, क्योंकि आपका जब सपोर्ट आता है तो हमें हमारा और मॉरल बूस्ट होता है, तब आपके लिए हम और ऐसे सेशन लेके आते हैं। ठीक है, सुपर चैट के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं, आप इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर सकते, एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं, अपने सर्कल में साझा तो कर ही सकते हैं। इतना भी बेकार कंटेंट तो हम नहीं लाते। आई थिंक बहुत मेहनत के बाद हम ये सेशंस लेके आते हैं आपके लिए, आप एक छोटा सा इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। चलिए अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, और कंक्लूजन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लीगल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसका कंक्लूजन यही है कि जो नागरिकता का जो हमारा पूरा सिस्टम है वो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि सच्चाई वेरीफाई हो, लेकिन इतना मानवीय भी होना चाहिए कि जो वल्नरेबल कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो अनपढ़ तबका है, जो कम पढ़ा लिखा तबका है, उसके अधिकारों की भी रक्षा हो सके और उसको भी सिस्टम से हम बाहर ना करें। अगर सिस्टम उन लोगों से परफेक्ट डॉक्यूमेंट डिमांड करता है जिन्हें हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेशन से डिनाइड रखा गया है, मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं गया है, तो बर्डन सबसे वीकेस्ट सिटीजन पर पड़ता है और यह अपने आप में न्याय नहीं है। करेक्ट अप्रोच ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होनी चाहिए? साक्ष्य बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए और कानूनी तरीके से पूरी तरीके से सुपरवाइज्ड होनी चाहिए। और वल्नरेबल कम्युनिटीज के प्रति हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा, सरकारों को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। और एप को एक पावरफुल डिस्टिंक्शन आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि लैक ऑफ सिटीजनशिप एक बात है, मगर लैक ऑफ ईजी डॉक्यूमेंट्स दूसरी बात है, और ये दोनों चीजें सेम नहीं है। एक जेन्युइन नागरिक सिर्फ इसलिए अपनी डिग्निटी लूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका बर्थ कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ, उसका जन्म कभी किसी दस्तावेज के अंदर रजिस्टर ही नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स अनपढ़ थे, इस वजह से उसका जो मानवीय पहलू है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, या उसकी कम्युनिटी जो है वो घुमक्कड़ जनजाति रही है। तो आज के इस सेशन का जो फाइनल टेक अवे है वो ये है कि एक सिटीजनशिप फैक्ट्स, एक जो सिटीजनशिप सिस्टम है हमारा वो फैक्ट्स के ऊपर वेरीफाई होना चाहिए, लेकिन जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है या फिर हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन रहा है उसको पनिश भी ना किया जाए। अगर आपने इस वीडियो से आपको आदिवासी समाज, इलिटरेट लोग और जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं और गरीब जनता जिसके पास कुछ हद तक डॉक्यूमेंट्स की कमी है, उनके लीगल राइट्स समझने में अगर 1% भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, सभी के साथ साझा करिए और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करिए जो भारत के अंदर विश्वास रखता है, भारत के कानून में विश्वास रखता है, और हर उस व्यक्ति के साथ तो जरूर शेयर करिएगा जो पढ़ रहा है, कहीं लॉयर है, सोशल वर्कर है, पॉलिटिशियन है या फिर सिस्टम का हिस्सा है जो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में लगा हुआ है। और सिंपल, पावरफुल और लीगली एक्यूरेट लीगल एक्सप्लेनर्स के लिए दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी चैनल को सब्सक्राइब करिए। दून लॉ मेंटर आपको ऐसे ही कानून को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाता रहेगा। कोई सवाल है, कोई प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।